अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम पन्ना नावल का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? कभी नहीं, कभी तुम्हें, कभी दादी बी को और कभी किसी और को। वो यकदम चीख उठा था। इसे दादी बी का सुबह वाला रवैया याद आ गया था। अगर तुम्हें ये एहसास हो जाए ना कि हमें क्या तकलीफ़ है तो तुम ये सवाल ही ना करो, मगर अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें एहसास ही नहीं है। हाँ, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी बर्बादी पर किसी और को तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी बर्बादी पर अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो सिर्फ मैं हूँ या फिर दादी भी हैं। किसी तीसरी का सोचना भी मत। हसाम तंजिया लहजे में बोला था और रुफ़गन अफरोज़ की इसकी बातों पर खून खोल उठा था और इस मौजू पर आकर इसका बस नहीं चलता था। इसकी ज़ुबान खींच ले या फिर इसकी गर्दनें मरोड़ दे। इस मामले में वो बहुत बेहस और शफाक हो जाता था। रुफ़गन अफरोज़ का सेल फ़ोन बजने लगा। हेलो। आवाज़ और अंदाज पार था। साहब, मैं रशीद बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल से। बड़ी बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत है इनकी, आप जल्दी से आ जाएं साहब। रुफ़गन अफरोज़ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो यूँ लगा इसकी बिल्डिंग का मलबा पूरे का पूरा इसके सर पर आन गिरा है। दोनों आगे पीछे तेज़ रफ्तारी से धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरते पार्किंग में पहुँचे थे। दादी बी की तकलीफ़ का ख्याल इसके जिस्म से रूह निकाल रहा था। इसके अपने जिस्म से जैसे जान निकल रही थी और ये सोच अलग इसको कुछ ओके लगा रही थी कि वो रात के रवैये से नाराज़ थे। इससे अगर नाराज़गी में इन्हें कुछ हो जाता तो रुफ़गन के दिल को कुछ हुआ। पूरे 24 घंटे हो गए थे। रुफ़गन और हसाम आईसीयू के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। इसने आईसीयू में दाखिल होते ही डॉक्टर ज़फ़र को बाजू से पकड़कर रोक लिया था। देखिए डॉक्टर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर दादी बी की हालत आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही तो आप मुझे बता दें, मैं इन्हें कहीं और शिफ्ट कर लेता हूँ। मुबारक हो मिस्टर रुफ़गन, आपकी दादी भी अब ख़तरे से बाहर हैं। वो डॉक्टर ज़फ़र क्या कह रहा था, इतने में आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर रिजवान ने आकर इसे दादी बी की ज़िंदगी की नवीज़ सुनाई थी, जिस पर डॉक्टर ज़फ़र बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। लेकिन आई एम सॉरी, आपकी दादी अब चल नहीं सकती, इनकी टांगें बहुत मुतासर हुई हैं। डॉक्टर रिजवान की अगली बात ने रुफ़गन अफरोज़ के आसपास कई धमाके कर डाले थे। वे एक झटके से इनकी सिर्फ पलटा था। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रुफ़गन? मैं बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन आप शुक्र अदा करें कि इनकी ज़िंदगी बच गई ही, वरना ऐसे शदीद एक्सीडेंट के बाद इनकी ज़िंदगी ही बचना नामुमकिन थी। वो इसे समझा रहे थे। रुफ़गन फटी फटी आंखों से इन्हें देखने लगा। रुफ़गन बैठो यहाँ। सामने आगे बढ़कर इसे बाजू से थाम ले, लेकिन रुफ़गन ज़ब्त ना कर सका। इसके आंसू बह निकले। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो रोया था। मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। शेख ज़मान खाना खा रहा था जब हलीमा बीबी चारपाई पे इनके करीब आ बैठी। कहो क्या बात है? किचन के दरवाजे से लगी खड़ी मायदा का दिल धड़कने लगा था। इसे यूं पूरा यकीन था कि शेख ज़मान इसकी जवाब का सुनकर भरपूर मुखालफत करेंगे। मैं कई दिनों से सोच रही थी, मायदा पूरा दिन घर में अकेली और फारग बैठी रहती है, इसलिए बेहतर है कि वो बेकार बैठने की बजाय कोई जॉब कर ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हलीमा बीबी ने बात करते हुए अपनी नज़र पूरी की तरह से शेख ज़मान पर ही जमा रखी थी। लहजा बेहद मजबूत और बेलचक था, फैसला कुन और दो टोक। क्या कहा? शेख ज़मान का हाथ मुंह में नवाला डालते हुए रुका और वहीं ठहर गया। माहिदा जॉब करेगी? जी हाँ। क्यों? शेख ज़मान के तेवर बदल गए। क्योंकि मैं चाहती हूँ वो घर पर अकेली और फारग ना बैठे। आज इनका लहजा और आवाज़ दबे दबे और धीमे से नहीं थे। वो एक माँ थी और जब एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने मौक़िफ़ पर डट जाती है तो कोई इसे इस मौक़िफ़ से हटा नहीं सकता। क्यों? क्या इस जैसी दूसरी लड़कियां घरों पर अकेली और फारग नहीं बैठी रहती? या फिर ये कहो कि घर से बाहर घूमना फिरना चाहती है? शेख ज़मान को अपना शिकार हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। तभी तो वो घटिया तंज़ील अंदाज में बोला था, जुबान संभाल कर बात करें शेख साहब, आपकी बेटी है वो। हलीमा बीबी ने बेटी पर जोर दिया। मेरी बेटी होती तो मुझसे पूछ कर काम करती। दोनों माँ बेटी ने अंदर ही अंदर सब कुछ तय कर लिया और मुझे अब बता रही हैं, उन्होंने गुस्सा से कहते हुए हाथ में पकड़ा हुआ नवाला वापस ट्रे में फेंक दिया था और किचन में खड़ी मायदा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। इसे पता था अब ज़रूर कोई ना कोई हंगामा बरपा होगा। खबरदार कोई बात नहीं करेगी, कोई नौकरी नहीं करेगी वो।
اسے کہو اونچی ہواؤں میں اڑنے کے خواب چھوڑ دے اور گھر میں بیٹھے، باہر نکلے گی تو 100 لوگ باتیں بنائیں گے، اور شیخ زمان اپنی سوتیلی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا۔ کیا لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوانا چاہتی ہو تم دونوں؟ شیخ زمان آپے سے باہر ہوا تھا اور حلیمہ بی بی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا، اب آپ کی ناک کٹ رہی ہے، اور جب میں جاب کرتی تھی تب آپ کی ناک نہیں کٹتی تھی۔ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کی بیٹی کا نام لیا، جسے وہ 1 سال پہلے شادی کر کے رخصت کر چکا تھا۔ وہ بیٹی تھی میری، یہ کم عقل تھی، نوکری کرنے کا شوق تھا اسے، مجبوراً میں اس کی بات ماننا پڑی۔ شیخ زمان نے ذرا سنبھلتے ہوئے کہا تھا، یہ بھی بیٹی ہے اور بچی بھی، کم عقل ہے، اسے بھی شوق ہے، اور مجبوراً مجھے اس کا شوق پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو، میں نے مائدہ سے کہہ دیا ہے بس کچھ عرصے کے لیے جاب کرے گی، اس کے بعد میں اس کی شادی کر دوں گی، جیسے ہیرا اور فرح کی تھی، اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں میں۔ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کو جتایا اور لب بھیج کر رہ گیا۔ حلیمہ بی بی کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آخر آپ جا کہاں رہی ہیں؟ افغان افروز دکھ سے جنجلایا ہوا تھا۔ عالیہ سے ملنے، وہ پلکیں موندے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ افغان نے چونک کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ سے ملنے؟ افغان افروز کی آواز جیسے کسی کنویں سے سنائی دی تھی، مگر کیوں؟ دادی بی کی بند پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور افغان افروز شدت سے اس کے بوڑھے اور جھرجھری ذرا چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بھیک مانگنے جا رہی ہوں تمہاری آزادی کی، اس سے کہنا ہے کہ میرے پوتے کو آزادی دے دے، مزید برباد نہ کرے۔ خود چلی گئی ہو تو اپنی یادوں کو بھی لے جاؤ، کیوں چھوڑ گئی ہو بربادی کرنے کے لیے؟ تاکہ وہ تمام عمر انہی یادوں میں تڑپ کر جیتا رہے اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کر تڑپتی رہوں۔ مگر میں تو اس سے بھیک بھی نہیں مانگ سکی، میری ٹانگوں نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، مجھے راستے میں روک لیا، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے پوتے کی آزادی ضرور مانگوں گی، چاہے وہ کہیں بھی ملے۔ انہوں نے جیسے عہد کیا تھا۔ نہیں دادی بھی، ہرگز نہیں، آپ ایسا کبھی نہیں کریں گی، جس سے میری شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نظر آئے۔ میں اس کے سحر میں نہیں، اس کے قہر میں قید ہوں۔ اس نے کیا سوچ کر میرے ساتھ بے وفائی کی؟ کیا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ میں پاگل ہوتا ہوں تو صرف یہ سوچ کر کہ کیا افغان افروز اتنا ارزاں تھا کہ وہ دولت کی چمک دمک میں اسے دیکھ ہی نہیں پائی، وہ دولت جسے محبت کرنے والے ہاتھوں کا میل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، اور عالیہ نے اسی ہاتھ کے میل کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اندر سے دکھی ہو رہا تھا، جب ہی تو دادی بی سے کہہ رہا تھا، اگر وہ ہاتھوں کے میل کو سینے سے لگانے والی عورت تھی تو تم کیوں اسے سوچ کر اپنا خون جلاتے ہو؟ وہ ہاتھوں کا میل نہیں تھی دادی بی، وہ میری ذات پر لگا ایک گہرا دبا تھی۔ وہ جب سے دور ہوئی ہے اور یہ دبا اور بھی نمایاں ہو گیا، اور میں اس دبے کی وجہ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر خول چڑھا لیا ہے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے۔ اس سے پیچھے چھڑانے کی کوشش میں افغان افروز کہاں سے کہاں نکل گیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ افغان افروز دکھی انداز میں بولا تھا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا اور حلیمہ بی بی اپنے کمرے میں صحن میں پریشان اور بے قل سی ٹہر رہی تھی۔ سارا دھیان مائدہ کی طرف لگا ہوا تھا، وہ جو صبح 9 بجے سے نکلی تھی اور اس وقت شام ہو رہی تھی۔ نہ جانے سے کہیں نوکری ملی بھی تھی یا نہیں، اپنی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر نہ جانے کہاں تھکے کھاتی پھر رہی تھی، تاکہ وہ شیخ زمان کے خوف سے بچی رہے اور اسی گندی اور غلیظ نظروں سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دور رکھ سکے۔ اور اسی کوشش میں وہ صبح سے شام کر چکی تھی اور ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ برآمدے میں جھانک کر دیوار سے لگی کلاک پر ٹائم دیکھ رہی تھی جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی، لیکن سامنے مائدہ کی بجائے ان کی ایک جاننے والی کھڑی تھی۔ کیسی ہو حلیمہ، اندر نہیں آنے دو گی؟ نسرین آپا اور حلیمہ بی بی کے آپس میں کافی اچھے تعلقات تھے، دونوں ایک دوسرے کو کافی قریب سے جانتی تھیں اور ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف تھیں۔ ٹھیک ہوں، آؤ اندر رہو۔ کیا بات ہے حلیمہ، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے پہلی نظر میں ہی حلیمہ بی بی کے چہرے کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ حلیمہ بی بی نے چارپائی پر بٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے نہیں حلیمہ، پانی وانی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں افغان صاحب کے گھر سے ابھی پانی پی کر آئی ہوں۔ بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جان تو بچ گئی لیکن چلنے پھرنے سے معذرت ہو گئی ہے۔ آج ہاسپٹل سے گھر آئی ہیں، میں نے سوچا میں بھی جا کر ان کی عیادت کر آؤں۔ جتنا عرصہ ان کے گھر کام کیا، انہوں نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مالکن اور میں ملازمہ۔ انہوں نے ہمیشہ برابری کا سلوک کیا، اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی۔ آج ان کی تکلیف دیکھی نہیں گئی مجھ سے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ اوہ، انہوں نے گہری سانس کھینچی تھی۔ حلیمہ بی بی جانتی تھی کہ نسرین نے افغان افروز کے گھر میں کافی عرصہ کام کیا ہے۔
اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے, تم کیوں پریشان ہو؟ وہ میں دراصل مائدہ کے لیے پریشان ہوں, صبح سے نوکری کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی. مائدہ نوکری کی تلاش میں؟ نسرین آپا کو اچنبھا ہوا. جی وہ صبح سے شام تک گھر میں فارغ بیٹھی رہتی تھی. جب تک ہیرا کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو ٹھیک تھی, لیکن اب اکیلی اور فارغ رہ کے اتا گئی ہے, اس لیے میں نے کہا وہ کہیں نوکری کر لے. حلیمہ بی بی سب کو یہی باور کروا رہی تھی کہ مائدہ کو جاب کرنے کے لیے انہوں نے خود کہا ہے. مائدہ کے لیے جاب کے علاوہ بھی کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ آپا اس وقت صرف مسئلہ اس کی جاب ہے. اس جاب میں مل جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گی, سہولت سے اس کے لیے رشتے تلاش کروں گی. بلکہ اس کام میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا. ارے ضرور ساتھ دوں گی, تم اس کام میں ہاتھ تو ڈالو. جوان بیٹی کو کب تک گھر میں بٹھا کر رکھو گی؟ نسرین آپا انہیں کافی اچھی اور مخلصانہ مشورے دے رہی تھی. السلام علیکم اماں. اتنے میں کھلے دروازے سے مائدہ اندر آئی. حلیمہ بی بی نے چونک کر اسے دیکھا. ارے تم آ گئی, اتنی دیر کیوں لگا دی تھی؟ اب تو دل ہولنے لگا تھا. مجھے گھر سے باہر ڈر نہیں لگتا اماں. مائدہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بولی. پھر نسرین کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے ان کے سم جھمکی تھی. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. وعلیکم السلام, جیتی رہو, خوش رہو. کہیں نوکری ملی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی. ارے خالہ آج کل نوکریوں کا ملنا ایسے کیسے ہو گیا ہے, بغیر ڈگری کے ملنا, جس کے لیے 4 سال محنت کرنا پڑتی ہے, صبح شام ڈھکے کھانے پڑتے ہیں, اپنا خون جلانا پڑتا ہے, بھوک اور دوسرے کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. میرا تو پھر پہلا دن تھا. وہ تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی. تم پریشان نہ ہو, اللہ بہتر کرے گا. نسرین آپا کچھ سوچتے ہوئے اس کا سر تھپک کر کھڑی ہوئی تھی, پھر دعا سلام کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی. پیچھے وہ دونوں ماں بیٹی سوچ میں گم اور پریشان تھی. عشا افغان افروز ڈائننگ روم میں کھڑا عشا کو آوازیں دے رہا تھا, لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب تھی. جی صاحب. وہ فوراً بھاگ کر آئی. کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں, تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں لگایا؟ افغان اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھتا ہوا عشا پر غصہ کرنے لگا. سوری صاحب جی, میں بیگم صاحبہ کو ناشتہ کروا رہی تھی. میں نے سوچا آپ ابھی سو رہے ہیں, اس لیے ناشتہ ذرا لیٹ بناؤں گی. اف تم بھی کمال کرتی ہو. وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا. اب یہاں کھڑے رہ کر ناشتہ تیار ہونے کا انتظار کرنا فضول تھا. اسے ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ کرنا تھی, اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. جب نسرین آپا کی آواز پر اسے ٹھہرنا پڑا. سنیے صاحب جی. وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آئی. جی کہیے. وہ پینٹ کی جیب سے چابی نکالتے ہوئے اس کی سمت بڑھا تھا. وہ دراصل کل آپ اور حسام صاحب کسی لڑکی کی بات کر رہے تھے نا, جو بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کر سکے, ان کا خیال رکھے, انہیں اچھی طرح سنبھال سکے. نسرین آپا جلد اپنی بات شروع کر چکی تھی. او اچھا, تو آپ کی نظر میں کوئی ہے لڑکی؟ جی ہاں صاحب, بہت اچھی لڑکی ہے, جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی ہی ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھے گی, سمجھدار اور خاموش طبع ہے, نفاست پسند بھی ہے, گھر کا ہر کام جانتی ہے. نسرین آپا نے فوراً مائدہ کے ہی خوبیاں بیان کی تھیں. ٹھیک ہے, آپ اس لڑکی کو کل صبح 7 بجے بھیج دیجیے گا. میں اس سے مل لوں گا, مناسب لگی تو کل ہی اسے کام پر رکھ لوں گا. ٹھیک ہے صاحب, مہربانی آپ کی. نسرین آپا سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئیں اور افغان گاڑی نکال کر لے گیا. اسے آفس جلدی پہنچنا تھا. شیخ زمان ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو مائدہ بھی عجلت سے گھر کے کام نپٹا کر جاب کی تلاش میں نکلنے کے لیے تیار ہوئی. اماں دعا کرنا مجھے آج جاب مل جائے, ورنہ جگہ جگہ دھکے کھانا اچھا نہیں لگتا. وہ اپنے بالوں کو سلجھا کر کیچر میں جکڑتے ہوئے بولی. دروازے میں کھڑی حلیمہ بی بی اسے دیکھ رہی تھی. انشاءاللہ جلدی مل جائے گا کام. انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا, اس لیے یقین سے بولی تھی. اتنے میں باہر کا دروازہ بجنے لگا. یہ صبح صبح کون آ گیا؟ حلیمہ بی بی حیرانی سے کہتی ہوئی باہر آئیں اور دروازہ کھلا. ارے نسرین. انہیں نسرین کو دیکھ کر اور بھی حیرانی اور تعجب ہوا تھا. اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں آپا, یہ بات نہیں ہے. آپ اتنے دن ادھر کا چکر نہیں لگاتی, اس لیے کہہ رہی ہوں, کیونکہ ابھی کل شام ہی کو تو آپ آئی تھیں, اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ اب مہینے اور 1.5 مہینے بعد یہ آپ کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی. وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی اور نسرین آپا اندر آ گئیں. بس مائدہ کی وجہ سے کھینچی چلی آئی ہوں. کہاں ہے وہ؟ مائدہ کی وجہ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ خیریت تو ہے؟ جو میں پوچھا ہے وہ بتاؤ نا. جی وہ اندر ہے, تیار ہو رہی ہے. اچھا مائدہ کو بلاؤ, انہوں نے کہا اور برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھ گئیں. مائدہ. انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی. باہر آؤ, تمہاری خالہ آئی ہیں, تم سے کوئی کام ہے شاید. جی بس ابھی آئی. وہ اندر سے بولی. السلام علیکم خالہ, خیریت؟ صبح صبح کیسے رستہ بھول گئیں؟
मायदा ने भी आते ही हैरानी जाहिर की थी। अरे पगली बैठ जाओ, कल शाम से ही तुम्हारे काम के लिए सोच रही हूँ। फिर सुबह होते ही तुम्हारे काम की तलाश में निकल पड़ी थी। मेरे काम के लिए? हाँ, तुम्हारे काम के लिए। अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए काम करना ज़रूरी है या नहीं। मेरे लिए काम करना ज़रूरी है, चाहे काम कोई भी हो, मायदा दरमियान में ही बोल पड़ी। इसका लहजा और अंदाज बेहद संजीदा था। उफगन फ़रोज़ की दादी भी की देखभाल कर लोगी? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया। ये कैसा काम है? मायदा को जंबा हुआ। अरे बेटा, ऐसे काम हज़ारों मजबूर और ज़रूरतमंद लड़कियां कर रही हैं। इतना बड़ा गढ़ है इनका। बेगम साहिबा बिल्कुल अकेली होती हैं। अफगान साहब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, बल्कि यूँ कहो कि रात को वापस आते हैं। घर में चौकीदार, माली, ड्राइवर और एक मुलाजमा भी, लेकिन वो बेचारी अकेली बेगम साहिबा को और घर को नहीं संभाल सकती। इसलिए अफगान साहब चाहते हैं कि कोई अच्छी और समझदार लड़की मिले तो वैसे बेगम साहिबा की देखभाल और तीमारदारी पर ममूर कर दें। वो तो खुद बड़ी हशाश बचाश और चाको चौमद खातून थी, लेकिन इस नामर्द एक्सीडेंट ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। बड़ी नफासत पसंद तबीयत की हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि कोई सलीकामंद लड़की मिले और तनख्वाह भी अच्छी देंगी। तो क्या वो मुझे काम पर रख लेंगे? मायदा ने जैसे यकीन चाहा। हाँ, क्यों नहीं रखेंगे भला। मैं अभी इनसे बात करके ही आई हूँ। वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए बात की तो कहने लगे कल सुबह 7 बजे भेज देना। तुम जाकर इनसे मिल लेना और साथ ही ये भी बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। उन्होंने मायदा को तफसील से बताया। सच हाला, मुझे काम मिल जाएगा ना? मायदा ने इनके हाथ थाम लिए थे। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके घर की चारदीवारी से चंद घंटों के लिए आज़ाद हो रही थी। इसका मकसद यहाँ से निकलना था, वरना इसे काम से कोई गर्ज नहीं थी। शेख जमान की नज़रों से छुपना था। यूँ भी इसकी तालीम ज़्यादा थी, इसे किसी बड़े दफ्तर में मुश्किल से ही मुलाजमत मिलती। हाँ हाँ, मिल जाएगा पगली। उन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए मादा ने बेख साख्ता इन्हें गले लगा लिया था। वह सुबह फजर के वक्त बेदार हुई, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी जब इसके कमरे का दरवाज़ा हल्की आहट से खुला था और इसके भारी कदमों की आवाज़ आप सुनाई दी थी। मायदा ने अपनी बंद आंखें खोलते हुए एकदम गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा तो एक सनसनी सी इसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। इसके लब दुआ करना भूल गए। वो शैतान इसके सामने का खड़ा हुआ था। आह! तकलीफ़ के मारे इसके मुंह से एक शदीद किस्म की आह निकली थी। इसे जाए नमाज से बालों से पकड़कर उठाया और इसे खोनहा नज़रों से देख रहा था। तुम क्या समझते हो, इस तरह नौकरी करके घर से बाहर रहकर तुम मुझसे बच जाओगी, या फिर मैं तुम्हारी बेवकूफ़ माँ तुम्हें मुझसे बचा लेगी? भूल है तुम दोनों माँ बेटी की। तुम्हारे लड़कपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक तुम पे मेरा जितना भी खर्च हुआ है वो एक बार तुमसे वसूल करके ही रहूँगा। बस इंतज़ार करो कि ये होता कब है। ओ हाँ, अब अगर कभी अपनी माँ को बताया तो याद रखना, खड़े खड़े तलाक दे दूँगा और घर से बाहर निकाल दूँगा। मैं अगर इससे बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नौकरी करो और बेशक करो, लेकिन मुझसे बचने की ख्वाब मत देखो, वरना आंखें निकाल दूँगा, समझी तुम? इसने एक झटके से इसके बाल छोड़े। वो काफ़ी गैर मुतवाज़न कदमों पर खड़ी थी, सीधी जयनमाज पर सजदे की जगह जा गिरी थी। इसका सर ज़ोर से ज़मीन से टकराया था और वो चकरा गई। इसने अपने चकराते हुए सर को थामा और वहीं जयनमाज पर बैठती हुई अपने घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो दी। ऐ अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे इस शैतान से मैं बचा ले। अल्लाह, मेरी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत तेरे ज़िम्मे है। मेरा दामन दाग से बचाना। बेशक तू अपने बंदे को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। वह घुटनों में मुँह छुपाए काफ़ी बुलंद आवाज़ में रोते हुए अपने रब के आगे फरियाद कर रही थी। और शेख ज़मान जैसा शैतान ये नहीं जानता था ये एक वक्त कबूलियत का होता है। क्या बात है मायदा, तुम रोती रही हो? हलीमा बीबी इसकी सूजी आंखें देखकर पूछने लगी थी। नहीं, इसने सख्ती से इनकार किया। तो फिर तुम्हारा आंखें और चेहरा? वो अब भी लेट ना करें, जल्दी से नाश्ता करें, मुझे निकलना भी है। वो टाइम देखते हुए जुलत का मुजाहरा करती हुई बोली। अकेली चली जाओगी अफगान साहब के घर? जाहिर है काम मैंने अकेले ही करना है तो मैंने अकेले ही जाना है ना। वो लापरवाही से कहती इनके बाहर टाल गई थी। इसने जल्दी जल्दी जो 2-4 लुकमे जहर मार किए और जल्दी हलीमा बीबी को अल्लाह हाफिज़ कहती हुई बाहर निकल आई। शेख ज़मान इसको सूली पर लटकाकर मज़े से सो रहा था। मायदा इसके घर से के वसी और रीज़ अहाते को हैरान और मरबूत नज़रों से देखती हुई गेट के करीब आई और बेल बजा दी। अगले 5 सेकंड में अंदर से चौकीदार नमोदार हुआ था। जी फरमाइए, किससे मिलना है? जी, वो अफगान साहब से मिलना है। मायदा ने अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की। किस सिलसिले में मिलना है आपने?
चौकीदार पूरी मालूमात चाह रहा था। वो दरअसल इन्हें बेगम साहिबा के लिए किसी ओ अच्छा मैं समझ गया, आप नसरीन आपा की तरफ से आई हैं। चौकीदार को भी शायद पहले ही पता था। जी, मुझे नसरीन खाला नहीं भेजा है। इसने इस बात में सर हिलाया। आइए अंदर आइए, साहब भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चौकीदार इसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए खुद पीछे हट गया। वो अंदर आई और चौकीदार की मैयत में चलती हुई अंदर पहुंची इस आदमी को देखती रह गई। तौलिए से बाहर रगड़ता हुआ इन्हीं की सिमत पलट रहा था। साहब, चौकीदार ने काफ़ी धीमे और मुद्दब लहजे में बोला था। अफगान ने तौलिया वाला हाथ रोकते हुए चौकीदार की सिम देखा, लेकिन इसके साथ एक अजनबी लड़की को देखकर चौंक गया। साहब, नसरीन आपा ने बेगम साहबा के लिए भेजा है इन्हें, चौकीदार ने तारुफ करवाया। ओ अच्छा, डाइनिंग रूम में बैठाओ इन्हें, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अफगान का लबो लहजा नपा तुला सा था। इसने टेबल पर रखा जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगाया। मायदा अफगान अफरोज को देखती हुई चौकीदार के साथ वापस पलट गई। इसे डाइनिंग रूम में बिठाकर चला गया। वो डाइनिंग रूम का जायजा ले रही थी। अफगान अफरोज ने डाइनिंग रूम में कदम रखते हुए गला खंखार कर इसे मुतवज्जा किया तो वो यकदम गड़बड़ाकर सोफे से उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसे अचानक सलाम करने का ख्याल आया। वालेकुम सलाम, बैठिए। अफगान ने इसे दोबारा बैठने का इशारा किया, खुद भी इसके मुकाबले सोफे पर बैठ गया। क्या नाम है आपका? मायदा अमीन। आपको पता है कि आपको यहाँ किस काम के लिए भेजा गया है? जी, बड़ी बेगम साहिबा की देखभाल के लिए, इसने आहिस्तगी से सर हिलाते हुए कहा। तो क्या आप दादी भी का ख्याल रख सकेंगी? इसने अपने मतलब के दो टोका सवाल पूछ लिया था। जी क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। आप जानती हैं किसी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाना कितना आसान काम नहीं है, कितना मुश्किल है। किसी को अपना समझकर ये जिम्मेदारी उठा लें तो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अगर महज काम समझकर ये जिम्मेदारी निभाई जाए तो वाकई बहुत मुश्किल काम है, मायदा ने ठहरे हुए लहजे में कहा था। तो आप क्या समझकर ये जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगान ने मायदा के चेहरे को सिम देखते हुए पूछा था। तो नज़रें गहरी थीं। मैं इनको अपना समझकर जिम्मेदारी निभाऊंगी। क्यों? आपका इनके साथ ऐसा क्या रिलेशन है कि आप इन्हें अपना समझकर जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगान का लहजा और अंदाज तीखा था। देखिए सर, मेरा इंसानियत का रिश्ता है। आप मुझे तनहा के नाम पर कुछ भी ना दें। मैं तब भी इनकी देखभाल के लिए आ सकती हूँ क्योंकि वो इस वक्त बेबसी और माजूरी की दौर से गुजर रही हैं। इन्हें किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत है और मुझे खुशी है कि मैं इनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैरत हो रही है आपकी बात पर। अफगान ने अपनी हैरत का बरमला इजहार किया। हैरत किस बात की है आपको? आपके इंसानियत भरे लेक्चर पर, क्योंकि औरत अपने मुफाद के बगैर कोई काम नहीं करती। अफगान का लहजा सर था। आप ये कैसे कह सकते हैं? अपने मुफाद के बगैर तो कोई भी इंसान काम नहीं करता। सिर्फ औरतों पर ही इल्ज़ाम क्यों रखा गया है आपने? क्योंकि औरत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अफगान अफरोज एकदम अपना गुस्सा जब्त करते हुए चबाकर बोला था। और मर्द कितना मुफाद परस है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मायदा भी से अपने अंदर की तलखी छुपा नहीं पाई थी। इसका जी चाहा एक पल में अफगान अफरोज पर मर्दगी, मर्दानगी और करतूतों के किस्से वाज़े करके रख दे, लेकिन वो काम के लिए आई थी इसलिए चुप ही हो गई और खामोशी तो दूसरी तरफ भी छा गई थी। वो लंबिंचे न जाने क्या सोच रहा था। देखिए सर, आपने जो कहना है कह दीजिए, वरना मुझे इजाज़त दें। वो अपना बैग उठाती हुई उठ खड़ी हुई, लेकिन अफगान अफरोज ने इतना ही मुश्तिल नहीं हुआ था कि इसके काम से इसे निकाल देता। ठहरिए मिस मायदा। इसने मायदा के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया और खुद सोफे से उठ खड़ा हुआ। वो फैसला कर चुका था। आप आज से ही अपना काम कर सकती हैं और हाँ, आपने तनख्वाह कितनी लेनी है ये भी बता दीजिएगा। वो कहकर वहाँ रुका नहीं था, बल्कि तेज तेज कदम उठाता हुआ वहाँ से निकल गया था। दादी भी और मायदा की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई थी कि दोनों अपने अपने गम भूल गई थी, एक दूसरे को समझने की कोशिश में मगन हो गई थी। दादी भी को मायदा की सूरत में एक साथी और गमख्वार मिल गई थी। वो दिन भर इनके साथ रहती, इनकी बातें सुनते हुए काम निपटाती रहती। शाम ढले जब वापसी के लिए रुखसत होती तो दोनों ही उदास हो जाती। मायदा का घर वापस जाने को दिल नहीं चाहता था। इसे पता था कि वापस जाएगी तो शेख जमान की गलीज नज़रों से सामना होगा, इसलिए वो अक्सर अपने टाइम से भी लेट हो जाती। आज भी ऐसा ही हुआ था। मायदा का 6 बजे ऑफ होता था, लेकिन वो फिर भी ना जाने के लिए तैयार नजर नहीं आती थी। दादी भी को वज़ू करवा कर वो खुद वज़ू करने चली गई थी। फिर वापस आकर इसने भी नमाज की नीयत बांधी। अस्सलाम वालेकुम दादी भी। अफगान दादी भी के बेडरूम का दरवाज़ा खोल के अचानक अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही दादी भी के बेड के करीब नज़र पड़ी, इसके कदम और अल्फाज वहीं थम गए। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। दादी भी सलाम फेर चुकी थी और तस्बीह पढ़ रही थी। अफगान को देखते ही बोल पड़ी।
कैसी हैं आप? वो धीमे और भारी कदमों से चलता हुआ इनके करीब आया था। क्या सोच रहे हो? दादी बीवी ने हैरत से इसे देखा था। अफगान बुरी तरह चौंक गया। मायदा सलाम फेर चुकी थी, अब दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रही थी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मिस मायदा मैं अपने वक्त से आधा घंटा लेट हो चुकी है। उन्होंने घर नहीं जाना। अफगान को भी इसके लेट होने का एहसास हो चुका था, इसलिए घड़ी की सिमत देखते हुए पूछा, अरे बेटा, मायदा तो अक्सर ही लेट हो जाती है। मगरिब की नमाज मेरे साथ ही पढ़कर घर वापस जाती है। अच्छा, इससे अचंबा हुआ। ठीक है दादी भी, मैं अब चलती हूँ। जाए नमाज समेट कर चादर ओढ़ती हुई वो इसके पास आकर बोली थी, अरे बेटा, थोड़ी देर और ठहर जाती, हमारे साथ खाना खा लेती। नहीं दादी भी, खाना मैं अम्मा के साथ ही जाकर खाऊंगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आप मुझे इजाज़त दें और मैं चलती हूँ। इसने इनकार कर दिया। ड्राइवर से कहो वो तुम्हें छोड़ आता है। शाम काफ़ी गहरी हो रही है। नहीं दादी भी, मैं चली जाऊँगी, मेहरबानी आपकी। मायदा ने इनके करीब बैठते अफगान को देखते हुए इनकार किया। वो चुपचाप इन दोनों की गुफ्तगू अपनाइयत भरे लहजे देख रहा था। नहीं बेटा, शहर के हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं। जवान लड़कियों को इस वक्त अकेले घर से निकलना ठीक नहीं। अफगान उठो बेटा, रशीद से कहो मायदा को उसके घर ड्रॉप कर दे। रशीद घर पर नहीं है, अफगान ने लठमार अंदाज में कहा। क्यों, कहाँ है वो? ईशा को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अफगान को अब दादी बी के सवाल जवाब पर उलझन होने लगी। देखो बेटा, वो अकेली इस वक्त कैसे जाएगी? जवान लड़की से कोई हादसा न हो जाए। ऐसा करो, तुम इसे घर ड्रॉप कर दो, बस 5 मिनट का ही तो रास्ता है, ज़रा सी सहमत कर लो। दादी भी ने ड्राइवर का काम अफगान के कंधे पर डाल दिया, लेकिन वो इतनी मुरव्वत निभाने वाला नहीं था। आई एम सॉरी, ये मेरा काम नहीं है, वो कहकर वहाँ से उठ गया और दादी भी और मायदा देखती रह गई। दादी भी को इसकी ऐसी बेमुरवती हरगिज़ की उम्मीद न थी। मायदा को पता था दादी बी को अफगान अफरोज़ के रवैये से शर्मिंदगी हुई है, इसीलिए इन्हें शर्मिंदगी के एहसास से निकालने के लिए काफ़ी नॉर्मल और लापरवाह अंदाज में मुखातिब हुई थी। अफगान साहब ठीक ही तो कह रहे हैं दादी बी, ड्राइवर होता तो और बात थी। अब वो कहाँ मुझे ड्रॉप करने के लिए जाएंगे? इन्हें तंग करने से बेहतर है मैं खुद ही चली जाऊँ, वो भी तो ऑफिस से थके हुए आए हैं। लेकिन मायदा, इसने डोंट वरी दादी भी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मुझे या आपको बुरा लगे। थकन के बाइस बंदे का मिजाज ऐसा हो ही जाता है। मैं आसानी से घर चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो इन्हें समझाकर तसल्ली देती बाहर निकल आई थी, लेकिन बाहर आकर इसके कदम सुस्त हो गए थे। इसके कदमों की सुस्ती टेरेस में खड़े अफगान अफरोज़ ने छुपी ही रह नहीं सकी थी। यूँ लग रहा था जैसे वो जाना ही नहीं चाहती, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से जा रही है। इसने दोबारा ठहर कर पलट कर इस घर को देखा, बड़ी हसरत बड़ी नज़रों से। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा बूर कर गई। अफगान अफरोज़ का इसका अंदाज समझ में नहीं आया, वो उलझ सा गया था। अंधेरे के बावजूद सड़क इलेक्ट्रिक पोल और गाड़ियों की रोशनी में जगमगा रही थी। मायदा पैदल चलती हुई रिहायशी एरिया से निकलकर फुटपाथ पर आ गई थी। इसके कदम अभी भी सुस्त रवि से उठ रहे थे। इसका दिल चाहा वो दिन रात घर से बाहर रहे, ताकि एक पल के लिए भी शेख ज़मान की नज़रों का सामना ना करना पड़े, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सकता था। वो शैतान तो जैसे दरवाजे पर ही नज़र जमाए बैठा होता था। मायदा वो अपने ही ध्यान में गुम चली आ रही थी जब इसे लगा जैसे शेख ज़मान ने इसे पुकारा है। इसने वहीं अपना वहम समझकर झटक दिया था। मायदा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। दोबारा शेख ज़मान की आवाज़ सुनाई दी तो इसने यकदम करंट खाकर देखा था। शेख ज़मान पुराने मॉडल की अपनी फटीचर सी गाड़ी में बैठा इसे मुखातब करते हुए बैठने का इशारा कर रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मायदा इसके साथ अकेली गाड़ी में बैठ जाती? इसे तो सोचकर ही जुर्जरी सी आ गई थी। मैं चली जाऊंगी, मुझे पता है चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, खुद चबाकर मायदा ने कहा। बहुत पार निकल आए हैं तुम दोनों माँ बेटी के, काटने पड़ेंगे। आराम से गाड़ी में बैठो, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारी माँ ने भेजा है मुझे। शेख ज़मान गाड़ी से निकल आया। मायदा घबरा गई, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, यहाँ कोई तमाशा न लग जाए। आपको मेरी माँ भेजे या मेरा बाप, मैंने आपके साथ नहीं जाऊँगी, उसने नफरत से कहते हुए अपना मुँह फेर लिया। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा, कहीं नहीं कैसे नहीं जाती तुम? शेख ज़मान ने गुस्से से मुश्तहिल होते हुए मायदा की कलाई दबोचकर इसे गाड़ी की सिमत तक खींचा था। और फिर मायदा की बर्दाश्त जवाब देगी। इसने शेख ज़मान के लम्स पर पागल होते हुए एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। और इससे पहले कि शेख ज़मान गैज़ो गज़ब में आकर जवाबन कोई कार्रवाई करता,
मादा इसकी गिरफ्त से निकलकर अपना हाथ छुड़वाकर एकदम भाग खड़ी हुई थी और ऐसी अंधाधुंध भागी कि इसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत दिखे। और यूं ही भागते भागते से होश इस वक्त आया जब वो अपने घर के सामने पहुंच चुकी थी। इसने दरवाज़ा धड़ धड़ पीट डाला। अम्मा दरवाज़ा खोलो, इसकी आवाज़ काँप रही थी और सांस फूली हुई थी। अम्मा, इसने ज़ोरदार दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह खैर, क्या हो गया है भाई? हलीमा बीबी ने दरवाज़ा खोलते हुए दहल कर कहा और मादा ने दरवाजे में अंदर दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था। अरे क्या हो गया है बेटा, मुझे कुछ बताओ भी तो सही। हलीमा बीबी भी घबरा गई थी। अम्मा, वो शेख ज़मान, वो मैंने इसे। मादा की सांस फूली हुई थी, बात बेरबत थी। क्या हुआ है शेख ज़मान को? हलीमा बीबी उलझ गई। अम्मा, वो मुझे गाड़ी में। मादा वहीं दरवाज़ा के करीब ही डे गई और फूट फूट कर रोने दी। हलीमा बीबी के घबराहट के मारे हाथ पांव फूल गए थे। वो भी इसके करीब ही बैठ गई। मादा, बताओ ना, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मा, मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया। वो ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे। मैंने इनकार कर दिया तो मेरी कलाई पकड़कर खींचने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए गुस्से में। वो कहते हुए रो पड़ी। हलीमा बीबी साकत बैठी रह गई। इनका दिमाग सुन हो चुका था। इन्हें अपनी ज़िंदगी और अपनी बेटी की ज़िंदगी और इज्जत खतरे में नज़र आ रही थी। बचाव का कोई रास्ता नहीं था। लगता है तुम सारी रात सोई नहीं या फिर रोती रही हो। दादी बी को अखबार सुनाने के लिए बैठी तो दादी बी ने अचानक सवाल दाग दिया। ऐसी कोई बात नहीं है दादी बी, आप न्यूज़ सुने। मैदान की आवाज़ काफ़ी बोझल थी। नहीं, मुझे वो न्यूज़ सुनाओ जो तुम्हारा चेहरा तुम्हारी आंखें बता रही हैं। मेरे पास कुछ नहीं है सुनाने के लिए, मैदान ने सर झुका कर कहा। ऐसा तो इस अखबार में नहीं है जो तुम मुझे यह सुनाने के लिए बैठी हो। हाँ, तो यही समझ लेना कि मेरी न्यूज़ आपको इस अखबार के किसी सुर्खी से मिल जाएगी। रोज़ किसी न किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। किसी लड़की के साथ बहनोई ज्यादती कर डालता है, किसी लड़की पर सौतेले बाप की बुरी नज़र होती है, कोई इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हो जाती है, किसी को अगवा कर लिया जाता है और किसी को मायदा। दादी भी ने इसे दरमियान में टोक दिया था। वो बला की ज़हीन थी, इन्हें न्यूज़ समझ आ चुकी थी। दादी भी सब समझ चुकी थी। मायदा इसके कदमों में आ बैठी, उनके घटने पर सर रखकर तड़प तड़प कर रोई थी। मेरे अम्मा अब्बा ने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए ख़ानदान में किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। वो दोनों अकेले रहते थे, लेकिन मेरी पैदाइश के 8 साल बाद अब्बा की वफ़ात हो गई और अम्मा अकेली रह गई। 2-3 साल वो इधर उधर किराए के मकानों में धक्के खाती नहीं, लेकिन एक बेटी के साथ वो कब तक ख्वार हो सकती थी। इसलिए किसी के सहारे और सर पर छत की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को और अपनी बेटी को महफूज रखने के लिए शेख ज़मान से शादी कर ली। शेख ज़मान को अपनी भी 2 बेटियां थीं, जिन्हें अम्मा ने हमेशा से मुझसे ज़्यादा प्यार दिया। जब तक वो रही सब ठीक रहा। जैसे ही इनकी शादियां हुई, शेख ज़मान की नज़रें गलीज होती गईं। रातों को अम्मा का दवा खाकर सो रही होती थी। शेख ज़मान मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लग जाता। अम्मा घर से बाहर निकलती तो वो तन्हाई ढूंढने की लग जाता और मैं अपनी इज्जत छुपा छुपा कर हलकान हो जाती हूँ। इसीलिए मैंने नौकरी करनी चाहिए ताकि मुझे सारा दिन घर से बाहर रहना पड़े। लेकिन कल शाम जब मैं वापस जा रही थी तो अचानक कहीं से आ गया और मेरे साथ चलने का कहने लगा और मैंने इसे ज़बरदस्ती पर इसके मुँह पर थप्पड़ मार दिया, जिस पर मुझे तवक्को थी कि वो मुझे और अम्मा को घर से आकर खूब तंग करेगा, मारेगा, हंगामा उठाएगा। लेकिन इसने कुछ नहीं किया। वो कल रात से खामोश है। पता नहीं अब इसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। क्या करेगा वो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मायदा रोते हुए सब बता रही थी। दादी भी गुमसुम सी होकर रह गई। इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। मायदा के आंसू ने इनका घुटना भीग चुका था। मायदा बीबी ईशा की आवाज़ पर सूप बनाती मायदा ने पलट कर देखा। कहो। सामने आपको अपने कमरे में बुलाया है। साहब ने? मायदा चंद सानिया के लिए ठटक सी गई, फिर अगले ही लम्हे खुद को संभालती अफगन के कमरे की तरफ बढ़ गई। पहली बार इसके कमरे में आई थी, इसलिए झिझक भी हो रही थी, लेकिन कुछ देर के लिए शर्म और झिझक को बिलाए ताक रखकर इसने दरवाजे पर पुरएतमाद भरी दस्तक दी थी। यस कम इन। अंदर से सुनाई देने वाली आवाज़ गंभीर और बेहद सर्द थी। माहिदा को इसके आवाज़ सर्दपन अपने जिस्म और जान में सराहियत करता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करती हुई दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली आई थी। वो अपने कमरे में ज़ख्मी शेर की मानंद इधर उधर टहल रहा था। इसके हाथ की उंगलियों में सुलगता सिगरेट इसके गुस्से की निशानदही कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। माहिदा ने सलाम किया, लेकिन वहाँ से सलाम का जवाब न मिला। बैठिए मिस मायदा। अमीन, इसने ज़ब्त करते हुए तंज़िया लहजे में कहा था। थैंक यू सर। यकीनन आपको पता होगा कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है।
وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے بولا، جی پتہ ہے مجھے، اس نے اس بات میں سے لے لایا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ساری چال سمجھ سکتا ہوں۔ اوون کے لب و لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ مائدہ نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ چال بازی؟ ہاں چال بازی، جو آپ نے دادی بی کے سامنے کھیلی ہے، خود کو مظلوم اور غریب ظاہر کرتے ہوئے۔ سر میں اگر کوئی چال بازی کر رہی ہوتی تو دعا کرتی ہوں میرا رب مجھے ابھی سزا دے دے، اور دادی بی کے سامنے میں نے صرف اپنی زندگی کی کتاب کھول کر رکھی ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھ کر ان کے دل میں کیا خیال آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اس کے بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو اگر یہ سب منظور نہیں تو انکار کر دیجیے۔ آپ کسی کے پابند یا محتاج تو نہیں ہیں؟ محتاج تو مجھے جیسے اور دادی بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آسرے اور سہارے پر جی رہے ہوتے ہیں۔ مائدہ کا لہجہ بے بسی لیے ہوا تھا۔ مس مائدہ امین، میں ایموشنل بلیک میل ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے زندگی میں صرف ایک عورت نے بلیک میل کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتا، وہ جو یکدم گرا کے بولا تھا۔ تو آپ کیوں ہو رہے ہیں ایموشنل؟ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ سے کیسے کہہ سکتا ہوں سب؟ دادی بھی آپ کے حق میں بول رہی ہے۔ ان کی بات ٹالنا کون سا مشکل ہے آپ کے لیے؟ مائدہ کے اطمینان سے کہنے پر وہ اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے صوفے سے پر ہاتھ جما کر مائدہ کی سمت جھکتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مس مائدہ امین، مجھ سے شادی کرنے کے بعد اپنی عورت ہونے کا ہر روز توان بھرو گی تم، ہر روز اذیت دوں گا، ہر روز تڑپو گی، مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی اور میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہا تھا۔ مائدہ کے چہرے پر ایک بے بسی سی مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہو گئی۔ مجھے منظور ہے سر، اس نے سب سہنے اور برداشت کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی، اور اوون افروز اس کے فیصلے پر جیسے یکدم چپ سا ہو گیا تھا۔ مائدہ کے سنہری رنگت والے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس کھینچی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اوون نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جبکہ دادی بھی ٹھیک تھی۔ اوون اپنی منمانی کرتا آیا تھا، لیکن جب سے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد معذوری کا شکار ہوئی تھی، اوون نے انہیں پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی سعادت مندی کا فائدہ اٹھا لیا تھا انہوں نے اوون کے لیے مائدہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ اوون راضی نہیں تھا، مگر مائدہ جسے ایک گھر، ایک صاحبان، ایک پناہ مل رہی تھی، وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ کیسے پیچھے ہٹتی؟ اوون افروز جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اسے قبول تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، شیر زمان سے اسے پناہ دے رہا تھا، چاہے غصے میں ہی صحیح، مگر کم از کم اپنا تو رہا تھا۔ تھینک یو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ مائدہ کیا کہا اوون نے؟ دادی بی کو عائشہ نے بتا دیا تھا کہ مائدہ کو اوون صاحب کے کمرے میں گئی ہے، اس لیے وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کہتے ہیں نکاح کی تیاری کریں۔ مائدہ بے حد آہستگی سے بولی تھی۔ ارے سچ؟ خوشی کے مارے ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور مائدہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔